आज मैं आपको फिर बीए फर्स्ट ईयर के माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर 19 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व अर्थात उपभोक्ता का संतुलन। तटस्थ वक्र से उपभोक्ता का संतुलन किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब आपको परिभाषा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इंडिफरेंस कर्व है जो उपभोक्ता दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग से संतुष्टि की प्राप्ति करता है, तो उसमें वह अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम संतुलन को कैसे प्राप्त करे, इसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व। प्रत्येक उपभोक्ता चाहता है कि उसे सीमित साधनों से अधिक उपयोगिता की प्राप्ति हो सके, परंतु आय की सीमितता के कारण वह अपने संतोष या सेटिस्फैक्शन को इस बिंदु तक नहीं ले जा सकता है जहां वह ले जाना चाहता है। अतः जब उपभोक्ता अपनी निश्चित आय और दी हुई कीमतों से अधिकतम संतोष को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तो अधिकतम संतोष का यह बिंदु ही उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु कहलाता है। जैसा कि टाइगर सिटोवस्की के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जबकि वह वर्तमान परिस्थितियों में अपने व्यवहार को सर्वाधिक अच्छा मानता हो और उसमें उस समय तक परिवर्तन नहीं करना चाहता है जब तक कि परिस्थितियां उसकी अपरिवर्तित बनी रहें। क्लियर हुआ कि उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जबकि वह वर्तमान परिस्थितियों में अपने व्यवहार को सर्वाधिक अच्छा मानता हो और उसमें उस समय तक परिवर्तन नहीं करना चाहता है जब तक कि परिस्थितियां अपरिवर्तित बनी रहें। अब हम बात करेंगे असेम्पशंस की, मान्यताओं की। मान्यताएं जैसे हमने आपको बताया था कि मान्यताएं क्या होती हैं, जब कोई भी नियम व सिद्धांत फॉलो किया जाता है तो इन बातों को आपको कांस्टेंट या स्थिर मान लिया जाता है। जैसे कि उपभोग की जाने वाली वस्तुएं क्या होती है, विभाज्य हैं। जो भी वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं उनको छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है। यह भी माना है कि उपभोक्ता की जो इनकम होती है, आय होती है, वह कांस्टेंट बनी हुई है, स्थिर है। यदि आय स्थिर रहती है तभी उपभोक्ता अपनी वस्तु के एक समान संयोग को प्राप्त करता है। यदि आय में परिवर्तन हो जाता है तो उसका कॉम्बिनेशन भी क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये भी आपको क्लियर है कि यदि वस्तु कीमतों में परिवर्तन हो जाएगा तो कॉम्बिनेशन का पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो कीमतें भी यथासंभव वहाँ पर कांस्टेंट या स्थिर बनी रहनी चाहिए। उपभोक्ता अपनी आय का थोड़ा भाग खर्च करता है। हर कंज्यूमर उपभोक्ता उसकी विशेषता क्या होती है कि वो अपनी आय को उपभोग पर कुछ भाग खर्च करता है, तो कुछ भाग अपना सेविंग के रूप में भी वो इन्वेस्ट करके रखता है। तो ये मान के भी चलता है कि उपभोक्ता अपनी आय का पूरा भाग ही उपभोग की वस्तुओं पर खर्च नहीं कर देता है, उसमें से वह कुछ भाग अपने पास में बचाकर या सेव करके भी रखता है। उपभोक्ता को वस्तुओं कीमतों के बारे में जानकारी होती है, मतलब जो भी बाजार में वस्तुओं की प्राइस है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर के पास में बनी रहती है और बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट के अंतर्गत आपने पढ़ा था, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, तो उसी में की एक कंडीशन क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता स्थिति से मतलब तात्पर्य क्या होता है कि क्रेताओं और विक्रेताओं का अधिक होना, उनको बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है और वस्तु क्या होती है, एक समरूप पाई जाती है। ये पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट की विशेषताएं होती हैं, वह स्थिति यहाँ पाई जाती है। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता के संतुलन के लिए दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। फर्स्ट अपना वही तटस्थ मानचित्र जिसको अपन बोलते हैं इंडिफरेंस मैप, और सेकेंड अपना बजट रेखा या कीमत रेखा या अपन बोलते हैं प्राइस लाइन। अपन बात करेंगे बजट रेखा या कीमत रेखा दो वस्तुओं के ऐसे सभी कॉम्बिनेशन या संयोजन को प्रदर्शित करती है जिसे उपभोक्ता अपनी आय से खरीदता है। कीमत रेखा मतलब क्या है, ऐसी सभी वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को दर्शाता है जिसे उपभोक्ता अपनी आय से, मतलब वो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन है जिसे उपभोक्ता अपनी आय से खरीदता है या परचेस करता है। अब इसमें कुछ शर्तें हैं इनकी संतुलन की, उपभोक्ता संतुलन की कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट है
संतुलन बिंदु पर कीमत रेखा जो होती है, प्राइस लाइन जो होती है, तटस्थ वक्र को स्पर्श होनी चाहिए। मतलब कीमत रेखा जो होती है और जो इंडिफरेंस कर्व है वह उसका आपस में एक दूसरे का स्पर्श होना या टच होना, इसकी एक संतुलन की शर्त में, कंडीशन में रखा गया है। सेकंड है, संतुलन की अवस्था में तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। हम डायग्राम में देख रहे हैं ये दोनों कंडीशंस हमारी इसमें क्या फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। डायग्राम में हम देख रहे हैं OS प्रक्षेपण ने x वस्तु की मात्रा को लिया है और OY प्रक्षेपण ने y वस्तु की मात्रा को लिया है। यहाँ हम देख रहे हैं जब x वस्तु की मात्रा कितनी है, कीमत रेखा कौन सी हमारी, ऊपर जो 6 और 4 के बीच में जो कीमत रेखा गई है P और L, ये क्या है, अपनी कीमत रेखा है। PL जो लाइन है वो अपनी कीमत रेखा को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर 3 इंडिफरेंस कर्व हैं, IC1, IC2, IC3। इनको IC1 इंडिफरेंस कर्व, IC2 इंडिफरेंस कर्व और IC3 इंडिफरेंस कर्व। हमें दोनों विशेषताओं कंडीशन का ध्यान रखना है। हम देख रहे हैं कि जो IC1 तटस्थ वक्र सबसे नीचे है और IC3 तटस्थ वक्र सबसे ऊपर है। जो स्पर्श का बिंदु है वो अपना कौन सा है, IC2 इंडिफरेंस कर्व है। वह PL जो अपनी कीमत रेखा की लाइन है उसको कहाँ पर टच कर रहा है, E बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो देखने से स्पष्ट हो रहा है कि जिस बिंदु पर कीमत रेखा को इंडिफरेंस कर्व टच करता है वह इसके संतुलन का या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बिंदु होता है। तो यहाँ पर देखने से स्पष्ट हो रहा है कि ई बिंदु हमारा संतुलन का बिंदु है, क्योंकि यह कीमत रेखा को इंडिफरेंस कर्व जो है वह कीमत रेखा को ई बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। यदि हम सपोज करें कि IC2 पर ये अपन को पॉइंट मिल सकता है, तो IC2 क्या है, हमारे साधन क्षेत्र के बाहर है। हमारी जो वस्तुएं हैं उनके कॉम्बिनेशन के क्षेत्र के बाहर है। वहाँ तक हमारी वस्तुओं का मतलब हमारी आय इतनी अधिक नहीं है कि हम ऊपर की उन वस्तुओं को टच कर सकें या उनको परचेस कर सकें। तो वो हमारे उपभोक्ता के सेक्टर क्षेत्र के बाहर का बिंदु है। इसलिए अपन IC2 पर जो F बिंदु है इस पर अपन सेटिस्फेक्शन पॉइंट को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यदि IC1 तटस्थ वक्र के, तो IC1 तटस्थ वक्र पर H और J बिंदु जो हैं वो IC1 तटस्थ वक्र 2 बिंदु पर टच कर रहे हैं। लेकिन ये 2 बिंदु पर इसका संयोग का बिंदु तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन हर उपभोक्ता ये चाहता है कि हम अपने अधिकतम संतुष्टि के स्तर को प्राप्त करें। तो वह मैक्सिमम संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए IC1 से IC2 की ओर जाएगा। और वही बात होगी कि IC2 के ई बिंदु पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होगी। IC2 के जी बिंदु पर भी उसको उपभोक्ता को सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो रही है। वह भी 2 वस्तुओं के कॉम्बिनेशन के पॉइंट को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन इस पर हमारे X वस्तु की मात्रा क्या हो रही, बढ़ रही है और Y वस्तु की मात्रा कम हो रही है। इसलिए अपन ये भी इसके क्षेत्र के बाहर हो जाता है। तो ई बिंदु ही अपनी उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु होगा, जहाँ पर उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि की प्राप्ति, 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोग से एक समान संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है। ऊपर दिए गए उपभोक्ता के संतुलन में हमने कुछ मान्यताओं को मान लिया था, जिसमें उपभोक्ता की आय में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो हमारी असेम्पशंस थी उपभोक्ता के संतुलन की, उसमें हमने ये कहा था कि इनकम जो होती है वह कांस्टेंट या स्थिर होनी चाहिए। उपभोक्ता की कीमत और इसके साथ साथ की जो कीमतें हैं, प्राइस भी है, वह भी क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। लेकिन यदि इन मान्यताओं को हटा दिया जाए तो 3 प्रकार के जो परिवर्तन हैं उनको देखा जा सकता है। यदि हम इन मान्यताओं को, कौन सी मान्यताओं को, कि आय को भी स्थिर ना माने और कीमत को भी स्थिर ना माने, तो हमारी कुछ परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। उस परिवर्तन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट। आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और कीमत प्रभाव। अब हम बात करेंगे आय प्रभाव की, इनकम इफेक्ट की। जब उपभोग की जा रही वस्तुओं को स्थिर मान लिया जाता है, जो हमारी उपभोग की वस्तुएं हैं उनको हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट या स्थिर मान लिया है। और उपभोक्ता की जब आय में परिवर्तन होता है, अर्थात उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा क्या स्थिर है, और जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तब उपभोक्ता की मांग में जो परिवर्तन आ जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, आय में परिवर्तन के साथ साथ इन जनरली है, आय में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनकम इफेक्ट है। यहाँ पर किसका इफेक्ट ज़्यादा हो गया, इनकम का, इसलिए अपन कहेंगे इसको इनकम इफेक्ट है। वस्तु की प्रकृति के आधार पर इनकम इफेक्ट को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है और एक नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। अब बात करेंगे
सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव, जब उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन ना हो। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं आय को कांस्टेंट मान रहे हैं, स्थिर मान रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन दो वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन हो जाता है। जिन दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं उनकी जो कीमतें हैं यदि उनमें परिवर्तन हो जाता है तो इससे फलस्वरूप किसी वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे प्रतिस्थापन प्रभाव या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। सपोज करें जैसे चाय कॉफ़ी है, चाय की कीमत में परिवर्तन हो गया है और कॉफ़ी की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कंज्यूमर क्या करेगा, चाय की अपेक्षा कॉफ़ी का उपभोग करने लगेगा। इसको अपन कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और नेक्स्ट आपका है कीमत प्रभाव, प्राइस इफेक्ट। कीमत प्रभाव के अंतर्गत उपभोक्ता की आय को स्थिर मान लिया जाता है। जब वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होते रहते हैं तो इसे कीमत प्रभाव कहते हैं। आय के स्थिर होने पर वस्तुओं के मूल्य में जो परिवर्तन होता रहता है उसको अपन कहते हैं कीमत प्रभाव कहा जाता है। इस तरह से इन तीनों प्रभाव का जब आय और कीमत में परिवर्तन हो जाता है, मान्यताओं के विपरीत चली जाती हैं स्थितियां, तब उस समय ये तीनों ही प्रभावशाली हो जाते हैं, जिसको अपन आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और कीमत प्रभाव, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट नाम से जाना जाता है। इस तरह से अब आपको तटस्थ विश्लेषण का महत्व क्या है, उपभोग उत्पाद, इसका महत्व किस क्षेत्र में होता है, उपभोग के क्षेत्र में ही इंटरफेरेंस कर्व का वो महत्व होता है, प्रोडक्शन में भी होता है, एक्सचेंज में भी होता है और रिवेन्यू क्षेत्र में भी इसका बहुत अधिक महत्व होता है। इस तरह से हम कहते हैं तटस्थ वक्र की महत्व भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर क्षेत्र में। मतलब इकोनॉमिक्स के जो उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये चार क्षेत्र हैं, तो उपभोग, उत्पादन, विनिमय और राजस्व, इन चार क्षेत्रों में इसका इंडिफरेंस कर्व का महत्व होता है। अब इसी कुछ क्रिटिसिज्म में आलोचनाएं हैं कि ये किसी अर्थशास्त्री, अपन जानते हैं जहाँ चार अर्थशास्त्री होते हैं, उनके 4-5 मत होते हैं और उनमें एक दूसरे की आलोचनाओं से ही भरे पूरे होते हैं। जैसे किसी ने कहा इसको नई बोतल में पुरानी शराब है, द ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, मतलब ये चीज़ पुरानी थी, उसको एक नए तरीके से नए सिरे में डाल करके उसको एक नया रूप दे दिया गया है। यह कुछ लोग कहते हैं कि यह वास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, अर्थात इसकी जो मान्यताएं इट इज़ बेस्ड अनरियलिस्टिक असम्पशंस, जो रियलिस्टिक असम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं, वो अवास्तविक मान्यताओं पर यह आधारित है। इसकी मान्यताएं व्यवहारिक रूप में नहीं पाई जाती हैं, व्यवहारिक अनुसंधान के लिए अव्यवहारिक है। यदि हम कोई इम्प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके लिए यह अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। कोई कहता है तटस्थ मानचित्र की जानकारी का अभाव, मतलब जो मैप होता है इसका हमें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंडिफरेंस मैप, इसकी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है। और नेक्स्ट कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना यहाँ पर की गई है, इमेजिन द फुल कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इसकी जो बात की गई है एक काल्पनिक रूप से इसकी परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात की गई है। इस तरह से यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, उपभोक्ता का संतुलन है, यहाँ पर पूरा फिनिश हो जाता है। अब आपका इंडिफरेंस कर्व का जितने भी टॉपिक यहाँ फिनिश हो रहे हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।